गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्ल मार्क्स के जो बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी और चर्चा क्या है, ये एक सिर्फ एक वन वे प्रोसेस है। मैं बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, और क्या आपके मन में प्रश्न जागते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता चलता इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ये यूट्यूब के माध्यम से। तो जो स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए आकलन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोग एक मोनोलॉग, डायलॉग नहीं, मोनोलॉग जो है मैं बोलती हूँ और आप सुनते हैं, जो कि रेगुलर क्लास में ऐसा नहीं होता था। और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती थी आप पूछते थे, पर ऐसा अब इस माध्यम में संभव नहीं है। और लगता है अभी थोड़े टाइम तक आने वाले समय में ऐसा होगा भी नहीं। तो हम लोग मार्क्स की चर्चा कर रहे थे, कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स की चर्चा करते समय हम किसी भी चिंतक या विचारक के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। किस सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक स्थितियों में उस विचारक का जन्म हुआ, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण उस विचारक के जो विचार जो हम देखते हैं वो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक परिस्थितियों से किस तरह से प्रभावित थे। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में और हर्बर्ट स्पेंसर, या आगे हम इसी क्रम में डर्कहाइम और मैक्स वेबर, इनको पढ़ेंगे। क्लासिकल जो सोशोलॉजिकल थ्योरिस्ट्स हैं, जो उनमें डर्कहाइम, मैक्स वेबर और मार्क्स का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। और क्लासिकल सोशियोलॉजी में बिना इन्हें पढ़े, बिना इन्हें समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मार्क्स की भी जो परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों में मार्क्स जन्मे, वो परिस्थितियां 19वीं शताब्दी का काल था जिसमें पूंजीवाद और उपनिवेशवाद अपने आप को स्थापित कर रहा था। और इस दिशा में हम देखें तो जो मज़दूर हैं वो कृषि के क्षेत्र से पलायन करके, क्योंकि उनका कृषि के सामंतवादी व्यवस्था का ह्रास हो रहा था और उसके स्थान पर धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही थी। तो उस स्थिति में नई नई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। नए नए समाज के जो लोग हैं वो नए तरह के जीवन शैली, नई तरह की विचारधारा, उनको जो उनके पारंपरिक जीवन शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए थे। तो इस कारण से मार्क्स के जीवन पे बहुत इन सामाजिक अवस्थाओं का बहुत प्रभाव पड़ा। 1818 में उनका जन्म हुआ, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। और वो एक वैसे तो यहूदी थे, पर उन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन करके वो एक ईसाई बन गए थे। और 1818 से और 1883 तक अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी। उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय यहाँ पे पढ़ाई करी। और अपना थीसिस उन्होंने जो है दर्शन और इतिहास के में रुचि के कारण उन्होंने अपना थीसिस एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस के भौतिकवाद का आलोचनात्मक विवेचन, इस पर उन्होंने 1841 में अपनी थीसिस लिखी। उसके बाद वो बहुत हद तक
फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों ही लिखते रहे, पर शुरुआती जो फिक्शन उन्होंने लिखा, कुछ नॉवेल्स भी लिखे, कुछ अपनी पत्नी जेनी वॉन वेस्टफैलन उनके लिए भी कुछ कविताएं लिखी, पर वो पब्लिश नहीं हुई थी, उनके जीवन काल में पब्लिश नहीं हुई थी। उनके जीवन काल में जो उनकी जो कृतियाँ जिन्हें हम जानते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कुछ कृतियाँ जो जैसे दास कैपिटल का आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स उसका नाम सुना होगा आपने, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट थी, किताब थी, जो 1848 में प्रकाशित हुई। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ऐसी किताब थी जिसने पूरे विश्व के जो सर्वहारा वर्ग है उसको उसके लिए एक घोषणा पत्र था कि आपको किस तरह से अपने आप को एकजुट करना है और किस तरह से आपको ये जो व्यवस्था, ये जो शोषक व्यवस्था है, उसको आपने क्रांतिकारी परिवर्तनों से उसको पलट देना है और एक साम्यवादी समाज की स्थापना करनी है। तो ये प्रमुख रूप से जो किताबें, जो कृतियाँ मार्क्स की जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये 1843 में इन्होंने प्रकाशित करी। फिर द होली फैमिली, ये 1845 में इन्होंने प्रकाशित करी। और मार्क्स का जो जीवन में उनके जो मित्र थे हेनरिक एंगल्स से के साथ मिलकर उन्होंने भी बहुत सारी कृतियाँ लिखी। द जर्मन आइडियोलॉजी एंड द थीसिस ऑफ फ्यूरबाख, ये दोनों किताबें उन्होंने 1846 में लिखी थी। और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये 1847 में लिखी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन्होंने लिखी। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये 1850 में इन्होंने पुस्तक लिखी। द 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, ये इन्होंने 1852 में प्रकाशित करी। द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी। दास कैपिटल के 3 खंड आए। पहला खंड 1867 में आया, दूसरा खंड एंजल्स द्वारा आया 1885 में मार्क्स की मृत्यु के बाद, और तीसरा खंड एंजल्स ने ही पब्लिश किया 1894 में। ये तीनों जो हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में प्रकाशित करी। अ क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये भी इन्होंने 1875 में प्रकाशित करी। मार्क्स एक ऐसे फिलोसोफर थे जो बहुत ज़्यादा लिखते रहते थे, जो बहुत शोध करते थे, और ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में वो बैठे पाए जाते थे। वो वहीं पे ही बैठ के और निरंतर अपने शोध करते रहते थे। और इन शोधों के कारण ही उन्होंने जीवन काल में इतनी कृतियाँ लिखी हैं जिनको पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत पढ़ने और समझने के लिए हमें बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इन्होंने मार्क्स जो हैं वो 3 जो धाराएं हैं उनसे प्रभावित थे। एक तो है जो धारा जर्मनी के जो आइडियलिस्ट्स थे, हेगल, और ये यंग हेगेलियन जो सोसाइटी थी उसके भी सदस्य रह चुके थे, और हेगल के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो डायलेक्टिक्स की इनकी फ़िलॉसफी है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म,
यानी कि द्वंद्व की जो अवधारणा है उसका मूल श्रेय जो है वो हेगल से लेते हैं, और हेगल की ही फिलॉसफी जो है उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा पर प्रभाव पड़ा था। दूसरा जो स्ट्रीम है जिससे ये प्रभावित हुए थे वो था फ्रेंच, जो सेंट साइमन इत्यादि जो हैं फ्रेंच फिलोसोफर्स उनसे प्रभावित थे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान इनके सोच पर था वो था इकोनॉमिक जो थिंकिंग है उस काल की, जो आर्थिक सोच विचार थे। इन्होंने एडम स्मिथ को पढ़ा, रिकार्डो को पढ़ा और जेम्स मिल को पढ़ा, और उसके आधार पे उनके विचारों के आधार पर और उन्हें क्रिटिक करते हुए, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे थे। सबसे अब पहले अगर हम बात करें कि हेगल जो थे उन्होंने विचारों के विकास की बात करी है। इतिहास को उन्होंने विचारों के विकास के रूप में देखा है। हेगल ने जो द्वंद्व की पद्धति अपनाई थी वो उनसे पहले, ऐसा नहीं है कि हेगल ने ये द्वंद्व की पद्धति अपने आप ही उसका आविष्कार किया था। ये द्वंद्व की पद्धति बहुत प्राचीन काल से, हम ये भी कहेंगे कि प्लेटो ने सबसे पहले द्वंद्व की जो पद्धति थी वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपनाई थी। और जिस तरह से प्लेटो कहते हैं, जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस के भी छात्र रहे होंगे तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जब न्याय की बात करी है तो प्लेटो कहते हैं कि किस तरह से वो 4-5 लोगों को अपने साथ बिठाते हैं और द्वंद्व एक डायलॉग करते हैं। डायलॉग करने में फिर वो पूछते हैं कि आप बताइए आपके अनुसार न्याय क्या है। ऐसे करके वो उस द्वंद्व में के निचोड़ के रूप में वो एक नई न्याय की जो अवधारणा है उसको विकसित करते हैं। ये द्वंद्व की अवधारणा जो है हेगल ने भी अपनाई, और उन्होंने जो माध्यम चुना वो ये था सत, असत और संभूति। कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य जो है जो पूर्ण सत्य है उसके विपरीत अपने आप में एक पूर्ण असत्य तथ्य होता है। विचार जो हैं वो इसी क्रम से, विचारों का विकास इसी क्रम से होता है। सत्य एक पूर्ण सत्य और एक पूर्ण असत्य, लेकिन इन दोनों सत्य और असत, सत्य और असत के बीच जो संघर्ष होता है उसके परिणाम स्वरूप एक संभूति का जन्म होता है। तो इस संभूति, ये जो संभूति है ये एक जो नया विचार है जिसमें सत्य के कुछ अंश हैं और असत्य के कुछ अंश हैं, वो जो संभूति है वो अपने आप में एक नया विचार है। पर ये नया विचार भी अब जब विचारों का क्रम विकसित होता है तो ये संभूति अपने आप में एक नया सत्य बन जाती है, और उसके ठीक विपरीत एक नया असत्य पैदा होता है, जो ये क्रम सत, असत, संभूति और फिर वो संभूति फिर पुनः सत्य बन जाती है, सत, असत और संभूति। तो ये जो क्रम है ये विचारों का विकास, सभ्यताओं का विकास, विचारों का विकास इतिहास के माध्यम से होता रहता है, और इसकी चर्चा हेगल ने करी थी। कार्ल मार्क्स ने इस चर्चा में इसको रिप्लेस किया, और इसमें उन्होंने आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि जो भी समाज है वो सामाजिक परिवर्तन जितने भी आते हैं वो सामाजिक आधार पे या राजनीतिक आधार पर
होने के स्थान पर वो मूल रूप से आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आएंगे वो समाज को भी परिवर्तित करेंगे, वो राजनीति को भी परिवर्तित करेंगे, वो धर्म को भी प्रभावित करेंगे और वो नीति और कानूनों को भी प्रभावित करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। तो वो जो परिवर्तन है उनका मूल आधार मार्क्स के अनुसार आर्थिक था। तो आर्थिक आधार पर जैसा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस आर्थिक आधार पर बाकी सारी अधिसंरचना निर्मित होती है। जो पिरामिड का जो इस तरह का जो पिरामिड है, त्रिकोणीय पिरामिड, उसका आधार, मूल आधार अर्थव्यवस्था है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, जिसके आधार पर ऊपर हम नींव के ऊपर विकसित कर जाते हैं, उसी के ऊपर हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी उस आधार पर निर्मित होती हैं। तो ये जो विचार हैं उनमें इस क्रम में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये जो प्रक्रिया है, जो अवधारणाएं हैं, वो इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद, इस पर आधारित है। कोई भी तथ्य अपने आप में, कोई भी आर्थिक व्यवस्था अपने आप में जो चल रही है, हर एक तो जब वो वर्ग की बात करते हैं तो वर्गों को वो दो वर्गों में बात करते हैं। उन्होंने कहीं भी स्पष्ट वर्ग की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन वर्ग को जब हम उनकी व्याख्या को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मार्क्स जो हैं वो केवल दो वर्गों की बात कर रहे हैं। एक, हमेशा किसी भी समाज में दो ही वर्ग प्रमुख होते हैं। एक वर्ग जो होता है वो शोषक वर्ग होता है और दूसरा वर्ग जो होता है वो शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग के पास कंट्रोल होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं और उत्पादन की प्रक्रिया और उनके ऊपर उनका नियंत्रण होता है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपना ये नियंत्रण जो उनके उत्पादन के साधनों पे है वो उसे खोना कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग है वो जो है वो उसके पास कोई भी उत्पादन के साधनों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, उसके पास बेचने को केवल मात्र उसका श्रम है। इस संदर्भ में वो एक और तीसरे वर्ग की, जो भूमि पर आधारित वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति समाज में, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो शोषक वर्ग है, बूर्जुआ वर्ग, उसका जो आजीविका का साधन होता है वो लाभ होता है, जबकि सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरिएट जो वर्ग है उसका आजीविका का साधन केवल मात्र उसका श्रम है, यानी कि वो सिर्फ अपना श्रम बेचकर, अपनी मेहनत बेचकर अपनी आजीविका कमाता है। तीसरा वर्ग जो है वो भूमिपति वर्ग है, जो कर से, टैक्सेस के माध्यम से या ब्याज के माध्यम से अपना आजीविका कमाता है। तो मार्क्स कहते हैं कि हर समाज में हमें अभी तक का जितने भी इतिहास में जितने भी समाज हम देखते हैं, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो वर्ग क्या है, और वर्ग को समझने के लिए दो हमें, चाहे हम दास प्रथा वाले समाज की बात करें या सामंतवादी समाज की बात करें या पूंजीवादी समाज की बात करें, दास प्रथा वाले समाज में एक मालिक होता है और एक दास होता है। जैसे जैसे आदिम मनुष्य था, वो जैसे जैसे कृषि की ओर बढ़ा
तो कृषि समाज जब स्थापित हो रहा था तो कृषि करने के लिए एक ऐसा वर्ग की आवश्यकता पड़ी जो निरंतर अपना श्रम दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का खेती से उत्पादन कर सके। तो उस वो जो वर्ग था जो उसे समाज वो जितने भी लोग युद्ध में हार जाते थे या किसी को बंदी बना लिया जाता था उनको बाद में दास बना दिया जाता था। और दास की कोई भी इस जो दास प्रथा वाले समाज में दास की अपने कोई भी अधिकार नहीं होते थे। अब ये जो वर्ग है दास वर्ग और मालिक वर्ग, अब मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसके दास जो हैं वो फ्री हो जाएं। अगर फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो फिर उनका श्रम कौन करके देगा, उनके लिए मुफ्त में श्रम कौन करके देगा और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का खेती का उत्पादन कौन करेगा। तो इसलिए जो मालिक है उसके जो हित हैं वो हमेशा दास के हितों से हमेशा संघर्षरत रहते हैं। इसी तरह से सामंतवादी समाज में भी जो सामंत हैं, सामंती व्यवस्था में जो सामंत होते थे या ज़मींदार हमारे देश में होते थे, ज़मींदारों का जो अपने मज़दूर हैं उनके साथ भी इसी प्रकार का शोषक संबंध होता था और उसमें वो हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो ये जो दोनों वर्ग हैं और इवन पूंजीपति समाज में भी जो बूर्जुआ पूंजीपति जो कारखाने का मालिक है उसके जो हित हैं वो निश्चय ही जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, प्रोलेटेरियट हैं, सर्वहारा वर्ग है उसके हितों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ये मार्क्स अपनी व्याख्या में ये कहते हैं कि ये जो हितों का टकराव, जो शोषक वर्ग है उसके हित अलग होंगे और शोषित वर्ग के हित अलग होंगे और इनके हित कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। तो इन हितों के टकराव के कारण हमेशा समाज में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन हर समाज में, वो कहते हैं हर समाज अपनी हर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अपने को नष्ट होने के बीज अपने आप में उसमें समाहित करती है, क्योंकि हर सामाजिक व्यवस्था में ये संघर्ष जो है, वर्गों में संघर्ष निरंतर चलता रहता है और ये जो संघर्ष है इसका अंतिम चरण जो है वो ऐसे समाज, ये संघर्ष अभी तक के समाजों में हमेशा चलता आया है और आगे आने वाले समाजों में तब तक चलता रहेगा जब तक समाज वर्गों में शोषक और शोषित वर्ग में बटा रहेगा। जब शोषक और शोषित वर्ग का जो भेद खत्म हो जाएगा, उस समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने करी और वो कहते हैं कि जब समाज वर्गहीन हो जाएगा और ऐसा वर्गहीन समाज की स्थापना जो शोषक वर्ग है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके अधिकार उससे छीन लिए जाएं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि क्रांतिकारी माध्यम से हम समाज को, वर्गहीन समाज की स्थापना करेंगे जहाँ सभी बराबर होंगे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि जहाँ हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाएगा और हर एक को उसकी योग्यता और उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। ये जो है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, जो एपिक्यूरस की जो थ्योरी थी, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये एपिक्यूरस की जो विचार हैं उनको उनसे भी प्रभावित थे और उनका मानना, मार्क्स का मानना था कि इस पूरे समाज के हित के लिए वर्गहीन समाज का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये क्लास, ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा।
और प्लीज़ आप ये लेक्चर सीरीज़ रेगुलरली देखा करें, जिससे हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग पूरे पूरे लेक्चर नहीं देख रहे। ये लेक्चर्स हम बहुत मेहनत से 3-4 किताबें 5-6 किताबें मिला के और उनका जो निचोड़ है वो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्लीज़ इन लेक्चर्स को अटेंड करिए और इनसे लाभान्वित होइए। थैंक यू।